नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कृषि दर्शन खेती किसानी को समर्पित एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गांव किसान की हम बात करते हैं, खेत खलिहान की हम बात करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एक विशेषज्ञ जुड़े रहते हैं, कई प्रगतिशील किसान भी जुड़े रहते हैं जो कि अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करते हैं कि उन्होंने आज तक कौन सी खेती की है, कौन सी किसानी की है, जिसके माध्यम से वो किसान से प्रगतिशील किसान के रूप में तब्दील हो चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं जलवायु अनुकूल खेती के विषय में। हमारे साथ प्रगतिशील किसान के रूप में जितेंद्र भंडारी जी जुड़े हैं। आप जावरा रतलाम में हैं और आप हमें बताएंगे कि आखिर जलवायु परिवर्तन जब हो रहा होता है, ऐसे में किसान भाई कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं और नई तकनीक के माध्यम से किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। लेकिन अनुकूल भौगोलिक स्थिति की यदि बात करें तो किसान भाइयों को अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि नेचुरल फार्मिंग की हम बात करें तो उसके लिए केमिकल का छिड़काव आपको नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो जैविक शत्रुओं से आप दूर रह सकते हैं। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और बजट की खेती इससे हो सकती है। साथ ही साथ प्रदूषण भी कम होता है और कम लागत में किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जावरा रतलाम, जहां पर जितेंद्र भंडारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान केंद्र हैदराबाद द्वारा संचालित निकरा परियोजना में वाईपीएस सेकंड के पद पर कार्यरत हूँ। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे, बहुत ही चिंता का विषय है, गहन विषय है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन केवल मध्य प्रदेश, भारत की समस्या नहीं है, जबकि तो ये पूरे विश्व की एक बहुत ही गंभीर समस्या है। देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण आपका जो ग्रीन हाउस गैसें होती है, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। इन सारी गैसों के कारण जो पृथ्वी के आसपास का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका प्रभाव फसलों पर एकदम से इस तरह से पड़ा है कि आजकल जो उत्पादन है फसलों का वो निरंतर घटता जा रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव प्रकृति में कहीं सूखा आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, तो कोई भी इस चीज़ से अछूता नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन का कृषि में क्या योगदान है और हम किस तरह से जलवायु परिवर्तन का निपटान कृषि में किस तरह से कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रीन हाउस गैस उत्पादन में कृषि दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि जिस का प्रभाव हम झेल रहे हैं वो हम खुद ही उत्पादित कर रहे हैं। वो किस तरह देखा जाए तो हमारे जो कीटनाशक, हानिकारक रसायन और उर्वरकों का जो अनुपयोग हम कर रहे हैं खेतों में लगातार, ये सारे कारण जो है ये आपकी मिट्टी, आपका जल, सब दूर प्रदूषण इसका फैल रहा है। यहाँ तक कि जैसे धान का खेत देखा जाए तो धान का खेत से मीथेन गैस का उत्पादन होता है, जो कि आपका ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती है और पृथ्वी के तापमान बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित हो रही है। लेकिन हम देखें कि अब हम कृषि को किस तरह से जलवायु अनुकूल बनाएं, क्योंकि जलवायु अनुकूल कृषि आज की डिमांड है और जो हमारा क्षेत्र है कृषि, वो एक भारत एक कृषि प्रधान देश है और हम अगर कृषि के बारे में अगर जलवायु से नहीं लड़ेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ काफ़ी समस्या में आ सकती है। तो मैं कुछ जलवायु परिवर्तन से संबंधित कृषि के निदान में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, हमें प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन करना पड़ेगा। जैसे अभी बारिश का समय है, वर्षा ऋतु में हम हमारे खेत पर जो निचला हिस्सा है वहाँ पर पानी इकट्ठा कर सकते हैं, फार्म पॉन्ड बना सकते हैं, जिसका उपयोग हम आने वाली फसल में सिंचाई के रूप में कर सकते हैं। साथ ही इसी पानी का जो स्रोत है हमारा, वो भूगर्भ जल को भी स्तर को बढ़ाने का काम करता है, जिससे आपके नलकूप हो गए या कुएं हो गए वो भी आपका रिचार्ज होंगे और आने वाले समय में जब नेक्स्ट सीजन जब आता है रबी का, उस समय पानी की पूर्ति वहाँ से आप कर सकते हो। साथ ही हम देखें कि आजकल किसान, हमने देखा है कि एकल खेती पर ध्यान दे रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। पूरे भूभाग में आपका जितना 5 बीघा खेत है, 10 बीघा खेत है, तो आप उसमें पूरे खेत में एक फसल लगाने के बजाय 2 से 3 फसल लगाएं, जिससे क्या होगा कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती भी है
तो एक फसल आपकी नष्ट हो जाएगी तो दूसरी आपकी मुनाफे के लिए बच जाएगी। ये हो गया। इसके साथ हम देखें कि मिश्रित खेती आजकल चलन में है और किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आप मिश्रित खेती कीजिए। मिश्रित खेती के साथ साथ आप पशुपालन और अन्य तरीकों से भी ये आपदा को हम रोक सकते हैं या इसका कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बजाय हमें एक उपाय करना चाहिए कि हम जैविक खेती की तरफ भी ध्यान दें। जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती और जीरो बजट खेती, ये आने वाले समय की डिमांड है। और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, किसान कितना भी खाद डाल रहा है, कितना भी फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर रहा है, लेकिन उत्पादन नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यही है कि हमारी जो ज़मीन है वो अब इतनी उपजाऊ नहीं रही है। उसका कारण हमारे द्वारा ही डाले गए रसायन हैं। तो हमें इन चीज़ों से अब आगे बढ़ना है और जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना है। साथ ही हम बात करें तो एक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, हम आखिरी अब जब कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर हमें आना है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब कि जलवायु के साथ साथ लड़ना भी है हमें और जलवायु के अनुकूल खेती भी करना है, जिससे हमारे उत्पादन में कोई कमी ना आए और किसान की जो आय है वो प्रॉपर बढ़ती रहे। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो आजकल जो पानी का स्रोत है वो सीमित होते जा रहे हैं। तो क्यों ना हम पुरानी पद्धतियों, परंपरागत पद्धतियों की बजाय ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर के द्वारा सिंचाई करें, जिससे हमारा उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में पानी की बचत भी होगी। और अधिक इसमें हम देखें तो IFS मॉडल एक होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इसमें आप एक ही खेत पर एक ही फसल के साथ साथ अन्य उद्यानिकी फसल ले सकते हैं, कृषि वानिकी साथ में कर सकते हैं, मिश्रित खेती उसके साथ कर सकते हैं, जो कि आपके आय का एक अतिरिक्त स्रोत हो सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ आगे बढ़िए, ताकि प्रकृति को भी नुकसान होने से बचाया जा सके और मानव के स्वास्थ्य को भी हम इसमें ध्यान रखें। धन्यवाद। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस पवित्र रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्राकृतिक कृषि के 5 प्रमुख अंग हैं: विविध प्रकार की मिश्रित फसलें, जीवामृत, बीजामृत एवं घन जीवामृत जैसे आदान जो हमारी देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के उत्पाद हैं। आच्छादन या मल्चिंग, मिट्टी में जैव विविधता के संचालन हेतु उचित वायु व नमी। पौध संरक्षण हेतु विभिन्न पौधों के अर्क जैसे नीमास्त्र, दशपर्णी अर्क, नीम अर्क इत्यादि। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने। प्राकृतिक खेती से लाभ। प्राकृतिक कृषि अपनाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। बाजार में प्राकृतिक उत्पादनों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी तथा सभी के लिए रसायन अवशेष मुक्त खाद मिलता है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी में खाद्य पदार्थ और जीवन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है।
केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयास में प्राकृतिक कृषि को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। देश के कई गांव प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। उसे लगता है कि किसान ने बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लौटानी चाहिए। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सबके जब भी इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आधुनिक आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। किसान भाई नमस्कार, मैं डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी, कृषि विज्ञान केंद्र से वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख। आज हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र के नज़दीकी ग्राम रियावन में आए हुए हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे हमारे एक प्रगतिशील किसान के बारे में, जिन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से सॉयल लेस यानी मृदा रहित खेती की जानकारी प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने विदेश का भ्रमण भी किया और फिर जो है अपने गांव में आके इस खेती जिसको हम हाइड्रोपोनिक कहते हैं इसको उन्होंने प्रारंभ किया और आज जो है एक सफल किसान हैं। तो मैं इनका परिचय करवाना चाहूँगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अरविंद धाकड़े और गांव रियावन, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम का रहने वाला हूं। और केवीके कालूखेड़ा के माध्यम से हम लोगों ने इस टेक्निक को जाना और 2014-15 में हम लोग इजराइल गए थे, वहां पे भी इस कॉन्सेप्ट को समझा और आज हमने हमारे फार्म पे ये हाइड्रोपोनिक सेटअप खड़ा किया है। पिछले 6 से 7 साल से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और हाइड्रोपोनिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग बिना मिट्टी की खेती करते हैं। और बिना मिट्टी की खेती मतलब एक छोटी सी जगह में हम स्टेप बाय स्टेप एक के ऊपर एक पौधे लगा देते हैं, जिसे हम वर्टिकल फार्मिंग बोलते हैं। तो कम जगह में ज़्यादा उत्पादन चाहते हैं तो ये टेक्निक बहुत कारगर होती है। और आज की बात की जाए तो आज हमारे जो किसान भाई है, बहुत सारी समस्याएँ, लेबर बहुत महंगा मिलता है आज, और पानी की समस्या है। ज़मीन को देखते हुए आज तो ठीक है, पर आज से 15 से 20 साल बाद हमारे पास ज़मीन की भी समस्या हो जाएगी। तो हम लोगों को वर्टिकल फार्मिंग पे जाना पड़ेगा। उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आज काम कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग कम पानी के अंदर कम टाइम देके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अरविंद जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने शुरुआत में इसकी स्थापना से पहले आपने कुछ पौधों को कैसे डेवलप किया और कैसे उससे आपने आमदनी प्राप्त किया और किस प्रकार से आपको लगा कि ये मुझे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा? जी सर, हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी, इसको वहाँ पे बाहर देखा था तो ऑलरेडी हम लोग ज़मीन पे खेती कर रहे थे। हम लोग स्ट्रॉबेरी की खेती ज़मीन पे करते थे। तो स्ट्रॉबेरी के प्लांट को हम लोगों ने वर्टिकल देखा था फर्स्ट टाइम। तो वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने एक छोटा सिस्टम बनाया, पाइप के अंदर छेद बनाए और उसके अंदर कोकोपीट के साथ स्ट्रॉबेरी के पौधे को लगाया। स्टेप बाय स्टेप उनको ग्रो करने की कोशिश करी और वो पहला एक्सपेरिमेंट हमारा बहुत अच्छा सक्सेस रहा। उसको देखते हुए हम लोगों ने धीरे धीरे इसको बढ़ाया। अच्छा, इसमें आपको जो मिट्टी में जो हम लोग खेती करते हैं और यह तो चूँकि मृदा रहित बिना खेती है, तो दोनों में क्या कुछ आर्थिक स्थिति, मैंने आर्थिक रूप से बेहतर लगा ये खेती आपको?
जी सर, पहले हम लोग मिट्टी में खेती करते थे, तो मिट्टी से रिलेटेड कई तरह की प्रॉब्लम आती थी, फंगस को लेके, इंसेक्ट को लेके या वीट को लेके। आज हमारे यहाँ खरपतवार भी बहुत उगते हैं, तो वो सारी जो समस्या थी जिसमें हम लोगों को बहुत खर्चा करना पड़ता था, वो सारी समस्या इधर ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल अरविंद जी, इनको इस काम के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा से अवार्ड भी मिल चुका है। मैं वो थोड़ा सा उस संबंध में बताते हुए फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। आपको अवार्ड कब मिला था? हमको हाँ 2018-19 में। हाँ हमको 19 में 2019 में महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से वर्टिकल फार्मिंग की तरफ से मतलब वर्टिकल फार्मिंग को लेके अवार्ड मिला था, और उन्होंने पूरा एनालिसिस किया था, इस कॉन्सेप्ट को समझा था और बहुत बारीकी से इसको समझ के फिर उन लोगों ने हमको अवार्ड प्रोवाइड किया था। अरविंद जी, मैं अभी जानना चाहूँगा कि इसके माध्यम से किन किन फसलों पर हम खेती कर सकते हैं, किन किन फसलों को ले सकते हैं? सर, इस सिस्टम में हम लोग सारी वेजिटेबल, अभी हम लोग रिटर्न की बात करें तो हमारे किसान भाई वेजिटेबल की खेती करते हैं, तो इसमें हम लोग सारी वेजिटेबल, और बाहर की बात करी जाए जिसमें ज़्यादा रिटर्न आता है, जैसे धनिया, पालक, टमाटर, ये तो ठीक है, ये रेगुलर क्रॉप है, ये भी आराम से होती है। बैगन वगैरह भी बहुत अच्छा होता है, पर जिसमें रिटर्न अच्छा आता है, जिसे हम बोलेंगे एग्जोटिक वेजिटेबल, जैसे कि पार्सले, लेट्यूस, ब्रोकली, केल, ये जो क्रॉप होती है, ये इसमें बहुत अच्छी तरीके से फास्ट ग्रोथ होती है और इन वेजिटेबल की मार्केट में डिमांड अच्छी होती है। तो हम लोग यही सजेस्ट करेंगे कि ऐसी सब्जियां लगाएं जिसका रिटर्न अच्छा है। अच्छा, एक बात मैं और अरविंद जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे ये ग्रामीण इलाके में या शहरी इलाके में ये कहाँ बेहतर काम करेगा, कहाँ के लिए ज़्यादा उपयुक्त ये रहेगा? सर, अभी हम लोग जो देख रहे हैं, जो हमारे ग्रामीण किसान हैं जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, तो उनको वर्टिकल फार्मिंग की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर जो शहर के नज़दीक वाले किसान हैं जिनके पास कम ज़मीन होती है, वो वर्टिकल फार्मिंग करके एक छोटी सी जगह में लगभग 5 से 10 गुना तक खेती कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है। फिर आज हम लोग देखते हैं कि हमारे जो शहरी लोग हैं, सिटी में जो लोग रहते हैं, वो भी फार्मिंग करना चाहते हैं, वो भी अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छी सब्जियाँ चाहते हैं, क्योंकि बाहर की जो वेजिटेबल होती है उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड डलता है। तो उन लोगों के लिए यदि वो अपनी छत के ऊपर भी इस कॉन्सेप्ट को लगाएं, क्योंकि मिट्टी की तो आवश्यकता पड़ती नहीं है, एक बार हमने सिस्टम बना दिया तो ये सिस्टम लगभग 10 से 12 साल तक चलता है, तो वो लोग भी बढ़िया इजी तरीके से अपनी छत को हरी भरी कर सकते हैं और रोज़मर्रा की जो सब्जियां होती है वो आराम से इसमें ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद धाकड़ जी, आप एक प्रगतिशील किसान हैं रतलाम ज़िले के, और कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम से आप बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं, और निश्चित ही आपने उसका एक प्रमाण यहाँ प्रस्तुत किया कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़े होने का। और हमारे जो देश के, हमारे जो मध्य प्रदेश के ज़िले के जो दूसरे किसान हैं आपसे मोटिवेट होंगे, आपके इस विषय से समझ के वो भी अच्छा प्रगति कर सकेंगे, ऐसी मेरी आशा रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है खबरें खेती की देखने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़ी आज की मुख्य खबरों पर। सौर परियोजनाओं में वार्षिक वृद्धि, छिंदवाड़ा जिले में चिरौंजी प्रसंस्करण यूनिट, कपास फसल में गुलाबी इल्ली का प्रबंधन और देसी डिप्लोमा प्रमाण पत्र वितरण। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सौर परियोजनाओं में च्यवन और पवन में 23% की वार्षिक वृद्धि। प्रदेश में पिछले 10 साल में नवकरणीय क्षमता में 11 गुना वृद्धि हुई है। औसतन प्रतिवर्ष सौर परियोजनाओं में 54% और पवन परियोजनाओं में 23% की वृद्धि हुई है। प्रदेश में सौर ऊर्जा की वृहद परियोजनाएं ओंकारेश्वर, फ्लोटिंग सौर योजना, आगर, शाजापुर, नीमच आदि अगले वर्ष से सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू कर देंगी। वहीं छतरपुर और मुरैना सौर परियोजना हाइब्रिड और स्टोरेज के साथ विकसित की जाएंगी, जो वर्ष 2024 तक उत्पादन शुरू कर देंगी। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग की अध्यक्षता में हुई विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में जानकारी दी गई। विधायक श्री रमेश मेंदोला, श्री मेवाराम जाटव, श्री हरि सिंह सप्रे, प्रमुख सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री संजय दुबे और प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम श्री कर्मवीर शर्मा
इस मौके पर मौजूद थे। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि किसानों को कुसुम A, B, C और नवकरणीय ऊर्जा समेत अन्य योजनाओं का भरपूर लाभ दिलाने के लिए जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला आयोजित की जाए। योजना में 110 मेगावाट के पात्र किसानों और विकासकों की परियोजनाएं चयनित की जाकर 64 मेगावाट के अनुबंध हस्ताक्षरित हो चुके हैं। शेष अनुबंध निष्पादन प्रक्रिया में हैं। कुसुम B में वर्ष 2021-22 में किसानों के खेतों पर 6,787 पंप स्थापित किए जा चुके हैं। कुसुम C में 1250 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छिंदवाड़ा जिले में चिरौंजी प्रसंस्करण यूनिट। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। छिंदवाड़ा जिले के जनजातीय बाहुल्य तामिया विकासखंड की महिलाओं ने स्वयं को तो सशक्त बनाया ही है, तामिया की प्रसिद्ध वनोपज चिरौंजी को पातालकोट चिरौंजी के नाम से एक नई पहचान भी दिलाई है। आज ये महिलाएं चिरौंजी प्रसंस्करण यूनिट से चिरौंजी की पैकेजिंग और विक्रय कर अच्छा लाभ कमा रही हैं। तामिया में चिरौंजी प्रसंस्करण यूनिट के सफल संचालन के बाद ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर विकासखंड अमरवाड़ा के ग्राम सोनपुर की महिलाएं भी चिरौंजी प्रसंस्करण का कार्य कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। पातालकोट चिरौंजी ऑर्डर पर जिले के स्थानीय बाजार के साथ ही भोपाल और गुजरात में भी सप्लाई की जा रही हैं। महिलाएं जीविका पोर्टल से भी चिरौंजी का ऑनलाइन विक्रय कर रही हैं, जिससे महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में बदलाव आया है। कपास की फसल में गुलाबी इल्ली का प्रबंधन। कपास की फसल में गुलाबी इल्ली के प्रबंधन हेतु आरंभ में पुष्पन अवस्था से फेरोमोन प्रपंच स्थापित करें। सामान्यतः गुलाबी इल्ली कपास की दूसरी चुनाई के बाद अधिक समस्या के रूप में दिखाई देती है और इसके पूर्व इल्ली के लिए कोई कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती। इस अवस्था तक केवल फेरोमोन प्रपंच ही पर्याप्त रहता है। वास्तव में इस प्रपंच में लगातार 3 दिनों तक औसत 8 या अधिक नर पंखियां आने पर ही कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। प्रकोप की आरंभिक अवस्था में कम विषैले एवं कम कीमत के कीटनाशकों का उपयोग करें। नवंबर या उसके बाद यदि कपास रहता है तो अधिक कीट प्रकोप एवं अधिक घेटे होने पर तेज विषैले महंगे कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। कम विषैले कीटनाशकों में प्रोफेनोफास या क्यूनालफॉस या क्लोरपाइरिफास का उपयोग किया जा सकता है। अधिक विषैले कीटनाशकों में इमामेक्टिन बेंजोएट या क्लोरांटीनिपाल या लेमडासाइहेलोथ्रीन का या फिर स्पाइनोसेड का उपयोग किया जा सकता है। ये सलाह भी दी जाती है कि कीटनाशक सदैव अनुशंसित मात्रा में ही प्रयोग करें। अदल बदल कर कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। देसी डिप्लोमा प्रमाण पत्र वितरण। कृषि आदान विक्रेताओं हेतु संचालित देसी डिप्लोमा अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर एवं आत्म परियोजना किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग शाजापुर द्वारा राष्ट्रीय कृषि प्रसार संस्थान हैदराबाद, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल के वित्तीय सहयोग से कृषि आदान विक्रेताओं हेतु 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स का प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र में श्री KP अहिरवार, संचालक राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल एवं श्री हेमराज सिसोदिया, अध्यक्ष जिला पंचायत शाजापुर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर GR अंबावतिया, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख श्री KS यादव, उप संचालक कृषि शाजापुर, डॉक्टर SS धाकड़, वैज्ञानिक उपस्थित थे। इस दौरान देसी डिप्लोमा के 48 सप्ताह के इस कार्यक्रम में परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षार्थियों को राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट के प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। और कृषि दर्शन के इस अंक में हमने तमाम जानकारियां आपसे साझा की हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सही जानकारियों का इस्तेमाल करने के बाद आप अपने कृषि के क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। कृषि दर्शन के आज के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।